पहले ऑटो सेल्स 3-4 दिन उसमें निकलेंगे, उसके बाद क्वार्टरली अपडेट्स आने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद आपका अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा और उसके बाद बजट है ऑब्वियसली। तो और ये वाला क्वार्टर जो है ना आशीष, ये फर्स्ट फुल क्वार्टर है जीएसटी कट के इम्पैक्ट का। बेस इफेक्ट भी हमारे फेवर में, हमारी जो अर्निंग्स डाउनग्रेड की साइकिल थी उसमें पिछला अक्टूबर टू दिसंबर काफ़ी खराब क्वार्टर रहा था हमारे लिए। कल हमने एक बात की थी कि 58,750 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। कल का लो था 58,738, कल वहां से घूम गया बैंक निफ्टी और यही एक, क्योंकि सीरीज का लो 58,712 था। अब आप 58,700 को एक लक्ष्मण रेखा मान ले, क्योंकि 3 बार आप 58,700 तक गए आशीष, तीनों बार मार्केट ने वहां से सपोर्ट लिया। आप चाहें तो यहां पर एक लॉन्ग रह सकते हैं 58,750 के, 58,700 750 के एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। 58,900 से 59,000 तक की कोई भी डिप मिले तो उसमें आप बाय करें और एक 58,700 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। 59,500 पर पहला रेजिस्टेंस है और सबसे बड़ा रेजिस्टेंस वहीं पर है 59,500 पर, और एक बार 59,500 क्रॉस हुआ तो 59,800 से 60,000 भी पॉसिबल है, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइम देंगे। अभी के लिए बैंक निफ्टी पर मैं स्लाइटली मोर कंस्ट्रक्टिव हूं कंपेयर टू निफ्टी कल के प्राइस एक्शन। लीजिए भाई साहब, अच्छी जा रही है ये सीरीज। जनवरी सीरीज का आगाज बढ़िया नोट पे हुआ है, इस नए साल का आगाज बढ़िया नोट पे हुआ है। सीएनबी सेवाज के मैनेजिंग डायरेक्टर आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। गुड मॉर्निंग आपको। और सीरीज की शुरुआत से अपन भी सुबह के डिस्कशन से खास से बुलिश रहे, और लीजिए फ्राइडे को लग गया रिकॉर्ड उच्चतम स्तर और बढ़िया क्लोज मिली। अब इस हफ्ते बाजार को लेकर व्यू क्या बैठ रहा है, या यहां से बाजार की चाल को लेकर समीकरण बैठ कैसे रहे? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, जब चीज़ें अच्छी होने लगती है ना तो एक एक करके क्यों आपके फेवर में आता रहता है। अभी देखिए एचडीएफसी बैंक के भी डबल डिजिट डिपॉजिट और एडवांसेस ग्रोथ हैं। डिपॉजिट तो खैर इनके हमेशा अच्छे रहे थे, इनके दिक्कत एडवांसेस की थी, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने हमेशा एक लो कॉस्ट डिपॉजिट ले रखे थे और जब भी उनका एक मोजो वापस आना था तो वो सब आना था। खैर देखते हैं, आज इसको भी कुछ देर में वापस एनालाइज करेंगे। लेकिन डबल डिजिट एडवांसेस ग्रोथ हैं 11.9% ईयर ऑन ईयर, ये अपने आप बता रहा है आपको। देखिए ये जो अभी आपने एक छोटा सा जो पिछले 3-4 दिन का सार प्ले किया, वो एक स्क्रिप्ट थी और मार्केट एक स्क्रिप्ट के हिसाब से अब लग रहा है कि प्ले आउट हो रही है। इस सीरीज की शुरुआत में हमने ये व्यू लिया था कि ये वाली जनवरी सीरीज थोड़ी अलग हो सकती है। पिछली 4 जनवरी सीरीज भले ही नेगेटिव रही हो, क्योंकि उसके रीज़न है पिछले 4 बार में और इस बार में काफ़ी फ़र्क थे, और बेस इफेक्ट एक बहुत पावरफुल चीज़ है। अब अगर आप देखें तो ऑटो सेल्स और क्वार्टरली अपडेट्स, मेरे ख्याल से कोई एक भी ऐसी कंपनी नहीं होगी जिसको आप हाउलर कहेंगे। आप देखें मारुति के क्या शानदार नंबर्स आए थे, ऑल टाइम हाई पे स्टॉक लग गया। आपने देखा सारे के सारे टीवीएस मोटर ने इतिहास में पहली बार मतलब हीरो के भी नंबर्स को बीट कर दिया था, उससे ही बड़ी कंपनी बन गई थी ये। वहाँ आपने देखा किस तरीके के अपडेट्स रहे हैं और किस तरीके के मूव्स रहे हैं। तो खैर जो भी है, और आज के क्वार्टरली अपडेट्स जो हैं वो भी काफ़ी शानदार है, और क्वार्टरली अपडेट्स अगर शानदार है तो इसका मतलब Q3 का अर्निंग सीजन जो है ये भी इस बार अच्छा होगा, ये इसमें दिखाई देगा। और 1 सितंबर अक्टूबर में हमने एक व्यू लिया था कि 2026 में 30,000 का निफ्टी टारगेट। अगर आपका पूरा 2026 का व्यू है तो 30,000 का निफ्टी टारगेट। और मेरा ये सेंस बन रही है कि अगर जिस तरीके से सब चीज़ें बैठ रही हैं, हो सकता है जून में हमको इसको रिवाइज भी करना पड़े। 30,000 भी शायद कंजर्वेटिव लगे। एक दिक्कत है बस, और एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ, एक क्या दो ही मान लीजिए। पहली, FIIs पिछले 3 दिन मोर और लेस छुट्टी पे थे। वो जो आप नंबर्स देख रहे हैं वो बहुत कम ग्रॉस वॉल्यूम पर हैं, और वो अब वापस आएंगे छुट्टी से, और वो हो सकता है फिर बेचें। ये एक पॉसिबिलिटी रहेगी, एक प्रोबेबिलिटी रहेगी। लेकिन अब हमारा सेंटीमेंट अच्छा है तो इस वजह से शायद उसको हम एक बार इग्नोर कर पाएँ। और दूसरा, मैं जब ट्रेड सेटअप में डिस्कस करूंगा, पुट कॉल रेशियो हमारा 1.5 पर आ गया है। नॉर्मली 1.5 के पुट कॉल रेशियो के बाद अगर एक और गैप अप हो तो वहाँ पर आप अगर ले रहे हैं तो बहुत बड़ा रिस्क होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस बाजार को ट्रेड करने का तरीका है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। बेसिकली जैसे जैसे मार्केट हाइज बना रहा है, आप प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल रहा है, उसको अब आप फिर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनाते चलें। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो खैर आपको भरपूर मौके मिल ही रहे हैं, वो तो लगातार इस मार्केट में पिछले 3-4 महीनों से ट्रेंड रहा ही है। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ठीक। स्क्रिप्ट के हिसाब से चाल, और ये स्क्रिप्ट बढ़िया तरीके से डिस्कस हुई थी, वैसे ही बिहेव करते हुए भारतीय बाजार अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करके इस मोमेंटम को एंजॉय करें।
गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आज भी उस फ्राइडे की तेजी के ऊपर हम 80-85 पॉइंट मजबूती के साथ खुलेंगे। कुछ निगलिंग वरीज हो सकते हैं, पार्टिसिपेशन बढ़ रहा हो, एफआईआईज लौट रहे हो, पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड हो, इन सब पे आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन ये बढ़िया सी अपफ्रंट कमेंट्री के साथ लेकर आइए सुबह की टॉप हेडलाइंस। हर सुबह की करें शानदार शुरुआत, सबसे सॉलिड रिसर्च, सटीक सलाह, बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज और साथ में मुनाफे वाली रणनीति। कीजिए मुनाफे की तैयारी हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मुनाफे की तैयारी की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। वेनेजुएला संकट से बाजार बेफिक्र, गिफ्ट निफ्टी करीब 90 पॉइंट ऊपर। 9 सत्रों की बिकवाली के बाद एफआईआईज की कैश में हल्की खरीदारी, हालांकि वॉल्यूम्स कम। एशियाई बाजारों में भी तेजी का मूड, शुक्रवार को मिक्स रहे थे यूएस इंडिसेज। वेनेजुएला को चलाने वाले बयान पर ट्रंप कायम, कहा वेनेजुएला की सत्ता पर हम ही काबिज, हमारी तेल कंपनियां वेनेजुएला जाकर काम करने को तैयार। इधर चीन का बयान, अमेरिका मदुरो को तुरंत रिहा करे, राष्ट्रपति को अगवा करना गलत। वेनेजुएला पर अमेरिका के एक्शन से सोने और चांदी की कीमतों में तेजी, सोने में 1.5% तो चांदी में 4% से ज्यादा का उछाल। वहीं क्रूड के भाव में दिखा हल्का दबाव। HDFC बैंक के Q3 अपडेट्स के मुताबिक डिपॉजिट और ग्रॉस एडवांसेस में 11% से ज्यादा की ग्रोथ दर्ज। वहीं तीसरी तिमाही में बजाज फाइनेंस की नई लोन बुकिंग 15% बढ़ी। वहीं AUMs में दिखी 22% की बढ़त। M&M फाइनेंस का लोन डिसबर्समेंट 7% बढ़ा। कलेक्शन एफिशिएंसी 95% पर रही फ्लैट। तीसरी तिमाही के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के अच्छे अपडेट्स, 11% बढ़ा घरेलू डिपॉजिट। वहीं लोन में दिखी करीब 14% की बढ़त। 8% बढ़ा PNB का घरेलू डिपॉजिट। दूसरी ओर बंधन बैंक के लोन में 10% और डिपॉजिट में रही 11% की ग्रोथ। Q3 अपडेट के मुताबिक तीसरी तिमाही में वेदांता ने एल्यूमिनियम, एल्यूमिना और जिंक का किया रिकॉर्ड उत्पादन। एल्यूमिनियम में 1% तो एल्यूमिना प्रोडक्शन में 57% की बढ़ोतरी। उधर हिंदुस्तान जिंक के माइन मेटल, रिफाइंड जिंक और लेड प्रोडक्शन में उछाल दर्ज। तीसरी तिमाही के लिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स यानी कि डीमार्ट ने पेश की कमजोर अपडेट्स। स्टैंड अलोन रेवेन्यू एवरेज से कम 13.5% बढ़ा। इस तिमाही में कंपनी ने 10 नए स्टोर खोले, कुल संख्या हुई 442। उधर मैरिको Q3 वॉल्यूम में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ दर्ज। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। अच्छा आशीष, रात को हम जब सो रहे होते हैं अपने आराम से बेड पे, हम एक कॉन्फिडेंस के साथ सो रहे होते हैं कि सिक्योरिटी है, सब कुछ है, कुछ नहीं होगा हमारा, है ना। और प्रेसिडेंट तो और भी ज़्यादा कंफर्ट में रहता होगा। और रातों रात सोचिए क्या हुआ, और मतलब विदाउट एनी ब्लडशेड सीधा प्रेसिडेंट को उठा लिया गया। मतलब एक चीज़ तो समझने की ज़रूरत है लोगों को कि देखिए अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर है और ये फैक्ट है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जैसे कुछ मीम्स बनते हैं ना कि क्या था अमेरिका, ये सब अलग बात है। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर अमेरिका ने कुछ डिसाइड किया कि किसी देश को अगर वो करना है तो वो करेंगे फिर वो। और इसमें उन्होंने किया क्या वीकेंड पे, मैं सबसे पहले इसको क्यों समझा रहा हूँ कि इसमें भारत का भी एक एंगल जुड़ा है। उस वजह से वीकेंड पर अमेरिका ने वेनेजुएला पर बड़ी स्ट्राइक की और उनके प्रेसिडेंट मदुरो और उनकी वाइफ को बंधक बना लिया और अमेरिका लेकर आ गए। ये जो आप पूरी की पूरी फुटेज देख रहे हैं वो उससे जस्ट पहले मदुरो ने कहा था, उन्होंने चैलेंज किया था कि अगर आप कर सकते हो तो करके दिखाओ। उन्होंने करके दिखा दिया कि ये लीजिए। अब आप इसमें सही है गलत है वो अलग बात है, जैसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये फैक्ट है एट द एंड ऑफ द डे। और ट्रंप ने ये भी कहा है कि वेनेजुएला को हम तब तक चलाएंगे जब तक वहाँ पर एक ढंग की सरकार नहीं बन जाती। तो वो कंट्रोल में है अब यूएस वेनेजुएला के। अब मैं आता हूँ इसके बिजनेस एंगल पर एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि ये एक साउथ अमेरिका की कंट्री है। अब हम पूछ रहे हैं कि हमारा इससे क्या लेना देना इतनी दूर की कंट्री से। फैक्ट ये है कि अमेरिका ने पहले भी जब भी किसी देश पर अटैक किया, जब उन्होंने इराक पर किया था, भले ही वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात की थी, वहाँ से एक भी वेपन नहीं मिला। सारा का सारा मामला है तेल का। एट द एंड ऑफ द डे सारी की सारी लड़ाई की जड़ है तेल। वेनेजुएला जो है वो उसके पास
दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल भंडार है। जब हम ऑयल की बात करते हैं हमारी नॉर्मल थिंकिंग क्या होती है, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं उनके पास है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा तेल वेनेजुएला और यूएस के पास है। एक्चुअली वेनेजुएला के पास वर्ल्ड के रिजर्व का 1/5 है, और उसमें भी एक जो सबसे अच्छी क्वालिटी का क्रूड होता है ना, जो हैवी क्रूड होता है, वो वेनेजुएला के पास है। और ये जो हुआ है ना पूरा का पूरा, ये एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक चीज़ बता के दे रहा है, क्रूड के प्राइसेस कहीं नहीं जाने वाले यहाँ से। जब हमने अपना करियर शुरुआत किया था तब भी हम मोर और लेस यहीं पर थे। आज की डेट में पूरी की पूरी बाकी सब कमोडिटीज़ कहाँ पहुँच गई, क्रूड अभी भी $60 पर ही पड़ा हुआ है, वहीं पर पड़ा हुआ है मोर और लेस। 2008 में आपका तो हम 140 तक गए थे, अभी हम 60 पर ही हैं बस, उस हिसाब से 17 साल हो गए। और वेनेजुएला में 2 साल में अब यूएस के कंट्रोल में है, तो जो प्रोडक्शन है वो 1.3 से 1.4 मिलियन पर बैरल तक जा सकते हैं। करंटली वेनेजुएला का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो 1 मिलियन बैरल पर डे है, तो ऑब्वियसली अब उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। जैसे वो डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं ना, ड्रिल बेबी ड्रिल, वो बेसिकली और ऑयल जो है अब वो मार्केट में आने वाला है। आज एक यूएन सिक्योरिटीज़ की एक इमरजेंसी मीटिंग भी है, मुझे नहीं लगता उसमें कुछ होने वाला है। वैसे देखिए, क्रूड मेरा मानना यह है कि काफ़ी हद तक एक मल्टी ईयर मल्टी डेकेड टॉप बना चुका है। इतनी बड़ी कमोडिटी मार्केट में भी अगर क्रूड 60 का 70 भी नहीं हुआ, चलिए फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, 60 का 70 भी नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि क्रूड तो ये यहाँ पे अब सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पर 70 के ऊपर नहीं जाने वाला है। काफ़ी हद तक ये टॉप बन चुका है। हाँ, अगर कमोडिटी सुपर साइकिल एक्सटेंड हुई तो उसमें हो सकता है एक बार के लिए क्रूड भी 70, 80, 85 पहुँच जाए, लेकिन वो जो रैली होगी ना, वो शॉर्ट टर्म की होगी, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा वो नहीं होने वाला है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा मैक्रो पॉजिटिव है कि क्रूड जो है वो अब 60 के आसपास रहेगा। 60 से 70 के बीच में अगर क्रूड रहे तो हमारे लिए गोल्डी लॉक सिनेरियो है, और अब तो हमें रशिया से ऑयल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, तो वो भी एक बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए, क्योंकि उससे वो जो डोनाल्ड ट्रम्प भड़के हुए थे हमारे ऊपर, जो उन्होंने अभी स्टेटमेंट भी दी, वो भी थोड़ा सा मामला ठीक बैठेगा। तो कुल मिलाकर इस चीज़ को मैं सोचा कि सबसे पहले अपफ्रंट डिस्कस कर लेते हैं। ना बिल्कुल ठीक है, और सबसे पहली नजर ही थी मंडे सुबह आके कच्चे तेल पे, क्योंकि तेल का ही खेल था, वेल ऑयल्ड ऑपरेशन दिख रहा था एकदम। लीजिए भाई, 60-61 पे ही खड़ा हुआ है कच्चा तेल, कोई उछाल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर ये था, ये आपकी स्क्रीन पर है। खैर, अब आइए जरा सा नजर कहाँ क्या क्या क्यूज हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेते हैं। क्या लग रहे हैं, कैसे लग रहे हैं क्यूज, कहाँ नजर रहेगी? देखिए, क्यूज अच्छे हैं, लेकिन इशू ये है कि मार्केट भी उसी हिसाब से, अब निफ्टी भी 25,700 पे नहीं है ना। बजाज फाइनेंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, अभी तो एचडीएफसी बैंक के भी आ गए, सबके क्वार्टरली अपडेट्स अच्छे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के क्वार्टरली अपडेट शानदार है, और एक रीज़न है कि एयू स्मॉल फाइनेंस लगातार ऑल टाइम हाई लगा रहा है, और लगातार खैर कितनी बार हमारी बिग स्टॉक, स्पॉटलाइट, चार्ट जीपीटी सब में आया है, तो ये एक अच्छे हैं। ऑटो सेल्स बची खुची जितनी भी थी वो भी सारी की सारी एक्सपेक्टेशन से बेटर रही। रिटेल कंपनियों के Q3 अपडेट्स जो है ना, वो बस थोड़े से मिक्स्ड हैं, क्योंकि V2 रिटेल के अपडेट्स काफ़ी शानदार हैं, लेकिन डी-मार्ट और वी-मार्ट इनके थोड़े से अनुमान से कम है, खासतौर से डी-मार्ट क्योंकि वो बड़ी कंपनी है, उसके थोड़े से कम है। अच्छा, जो सुबह डोनाल्ड ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी ना, जो रॉयटर्स ने निकाली, उसको गलत इंटरप्रिटेशन दिया गया। और पहले क्या ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी, कहा कि हम टैरिफ बढ़ा देंगे। नहीं, उन्होंने, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़ अ गुड मैन, और उन्हें पता है कि मुझे खुश रखना ज़रूरी है, भारत को पता है मैं खुश रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो हम टैरिफ बढ़ा देते। अगर आप ऑयल से टैरिफ लेते रहते तो टैरिफ बढ़ जाता। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि अगर आप रशिया से ऑयल लेंगे तो हम बढ़ा देंगे, क्योंकि रशिया से तो अब हमने ऑयल लेना वैसे ही बहुत कम कर दिया है काफ़ी मात्रा में, तो उस हिसाब से उस स्टेटमेंट का गलत मतलब निकाला गया। और खैर एनीवे, मार्केट पर हल्का सा भी उसका फर्क भी नहीं पड़ा था। खैर, मार्केट के लिए अब सबसे बड़ा जो ट्रिगर रहेगा ना आशीष, वो रहेगा बाकी के जो अपडेट्स आएंगे, थोड़े से तो बाकी 1-2 आ गए हैं, और अर्निंग सीजन। आई थिंक कुछ कंपनियां जैसे आईसीआईसीआई बैंक, मुझे लगता नहीं कि क्वार्टरली अपडेट्स देती हैं, लेकिन बाकी जितने भी हैं वो मोर और लेस सब आ गए हैं, और उसके बाद अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, ये वाला अर्निंग सीजन वाकई में उम्मीदों वाला होगा। इस बार आप वाकई में एक्सपेक्टेशन के साथ, होप के साथ जाएंगे कि अर्निंग सीजन जो है वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। और एक और चीज़, यहाँ से अगले 3-4 क्वार्टर में बेस इफेक्ट जो है, बेस इफेक्ट वो भी आपके फेवर में है, तो वो भी आपके लिए एक बड़ा पॉजिटिव होने वाला है। और एक चीज़, हमारी मार्केट किसी भी एंगल से महंगी नहीं है। देखिए, जब भी मार्केट की बात कहता हूँ ना, मैं एग्रीगेट यानी निफ्टी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी भी लार्ज कैप में ज़्यादा जूस है, तो किसी भी एंगल से महंगे नहीं हैं हम। और अगर
जितनी अर्निंग्स ग्रोथ है सिर्फ उतना चल गए तो भी मार्केट अच्छा रिटर्न देगा, और अगर हल्की सी वैल्यूएशन री रेटिंग होगी तो और ज़्यादा ज़बरदस्त मिलेगा। अगर अर्निंग का सपोर्ट मिल गया तो वाकई में सब बड़ी रैली हो सकती है, क्योंकि हमने देखिए इतना कुछ सहा है पिछले 1.5 साल में, उसके बावजूद हम करेक्ट नहीं हुए। हमने टाइम करेक्शन देखा, सितंबर 2024 में हमने ऑल टाइम हाई लगाया था, उसके बाद जाके अब फाइनली हम उस लेवल पर वापस आए हैं। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हमने 16 महीने तक निफ्टी में एक रेंज में रहे, उसी उसमें फंसे रहे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अब एक सेंस बन रही है कि क्योंकि अब मार्केट पिछले ऑल टाइम हाई के ऊपर निकल गया और इस बार टिक गया। पिछली बार हम टिके नहीं, इस बार हम टिक गए उसके ऊपर, तो एक सेंस बन रही है कि यहाँ से अब मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है। बिल्कुल सही, उस लंबी रेंज का बढ़िया ब्रेकआउट मिला, फ्राइडे को नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छुए और प्रीवियस हाइस के ऊपर ही जाके सेशन की समाप्ति करी बढ़िया नोट पे। ऐसे में अब बहुत सारे वो क्या कॉन्फ्लुएंस ऑफ थिंग्स हैं, एक तरफ नतीजों की बात, जियोपॉलिटिकल इश्यूज, सारे मामला, एफआईएस का पार्टिसिपेशन लौट रहा होगा। ऐसे में अब तक तो हमारा जो टेम्पलेट था, हमारी जो स्क्रिप्ट थी, वैसी मार्केट्स बिहेव कर रहे हैं। ऐसे में बाजार में अब रणनीति बनानी क्या चाहिए, जो हमारे साथ इस मोमेंटम को राइड कर रहे हैं, जो साइडलाइंस पे बैठे हैं, लॉजिकल अब यहाँ से मूव्स क्या होंगे? देखिए, सबसे पहली बात मैं फिर कह रहा हूँ एक चीज़, लार्ज कैप पर फोकस करें। अभी भी मार्केट में बड़ा पैसा जो है वो लार्ज कैप में बनेगा। ये साल लार्ज कैप को मतलब बिलोंग करेगा। पिछले साल स्मॉल कैप नहीं चले, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट आपको एक चैरिटी देगा और कहेगा चलिए ठीक है, पिछले साल मैंने आपके स्टॉक नहीं चला, इस साल मैं आपके स्टॉक चला दूंगा। ये नहीं होने वाला है। मतलब स्मॉल कैप हो सकता है इंडेक्स चल जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपके स्टॉक चलें। अभी भी स्मॉल कैप्स में काफ़ी दिक्कत है और अभी भी वैल्यूएशंस काफ़ी ख़राब है। मैं तो हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, ये मत सोचिए कि मार्केट मेरे पोर्टफोलियो पर कब मेहरबान होगा, वहाँ जाइए जहाँ मार्केट मेहरबान है। सिंपल। तो इसी के लिए बहुत लोग मोमेंटम अप्रोच को ही बेस्ट अप्रोच मानते हैं। जो मार्केट जिसको सपोर्ट कर रहा है आप उसको सपोर्ट करिए, सिंपल है इसमें। जैसे यूएस जिसको सपोर्ट कर रहा है आप उसको सपोर्ट करिए तो सेफ रहेंगे। तो इस समय वही करिए, ऑटोज, पीएसयू बैंक्स, सेलेक्ट प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज, ये आई थिंक इस क्वार्टरली अपडेट के हिसाब से नंबर 1 बेट्स होंगी। मतलब 4-5 शेयर सेक्टर हो गए, लेकिन थोड़ा सा एक्सपोजर अपना, अगर आपका स्लाइटली लॉन्गर टर्म व्यू है तो आईटी और केमिकल्स में भी रखना होगा आपको। साल के शुरू में आपने मुझसे पूछा था तो मैंने बोला था कि टीसीएस मेरी एक डार्क हॉर्स टाइप का एक कैंडिडेट होगा। 2-3 दिन में थोड़ा मूव भी आया ठीक ठाक। खैर 2-3 दिन के मूव से कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आगे देखेंगे। और एक चीज़, मेटल और कमोडिटीज़, इनको अब आप अगर इन लेवल पर ले रहे हैं अब, तो आप अपने बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें। ये अभी भी एक सुपर साइकिल है और इसमें शॉर्ट करने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि जैसे अब चांदी सोना है, उस दिन क्या हुआ, एक बार के लिए आप चांदी 8% गिर गई, लेकिन हुआ क्या, इवेंचुअली वापस उस हाई को शायद क्रॉस करने वाले हैं। तो वो एक पॉसिबिलिटी रहेगी। आई थिंक आज सुबह हम खुलेंगे, एक बड़े गैप अप के साथ खुलेंगे एमसीएक्स पर चांदी में। तो इसके लिए अगर स्मॉल कैप आप लेना भी चाहें ना, तो स्ट्रेंथ वाले स्मॉल कैप लीजिए। स्ट्रेंथ वाले स्मॉल कैप लेने से मेरा मतलब क्या है? पहली बात तो जो स्टॉक स्मॉल कैप 50 से 60% नीचे है ना, उन्हें भूल जाइए। आप एवरेजिंग करने की गलती बिल्कुल मत करिए। अगर आप होप भी रख रहे हैं कि मेरा प्राइस वापस आएगा, वो अपनी जगह, लेकिन एवरेजिंग बिल्कुल मत करिए। एक और चीज़ जो मैं कह रहा हूँ ना, ये थोड़ी बोल्ड कॉल हो सकती है, इस साल किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट मत करिए। और ये हम स्टेज ही ऐसी मार्केट में इस समय, कोई भी आईपीओ बारिंग नन इन्वेस्ट मत करिए। अब देखिए, बहुत अच्छा अगर आईपीओ होगा ना, या तो आपका अलॉटमेंट नहीं मिलेगा, जैसे एलजी जैसा आईपीओ। अगर लिस्टिंग के बाद ले लेंगे तो आप पैसा नहीं बनेगा। बजाज हाउसिंग फाइनेंस में अब तक पैसा नहीं बना, टाटा टेक में भी अब तक पैसा नहीं बना। जिनको अलॉटमेंट मिल गया था उनको मिल गया था। और ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, 80 to 90% आईपीओ में, स्पेशली अगर आपने बड़ी लिस्टिंग के बाद पैसा लिया है, स्टॉक लिया है, तो पैसा डूबा ही है आपका। और अब तो मैं सच बताऊँ तो मुझे वो याद भी नहीं कई ऐसे आईपीओ जो आए जिनमें इतना पैसा डूबा। इस बाजार का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है रिलेटिव स्ट्रेंथ। रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करिए, वही शेयर में रहिए जो ऑल टाइम हाई पर हैं या ऑल टाइम हाई के करीब है। मैं आपको 4-5 एग्जांपल देता हूं, और हर लेवल पर अगर ये स्टॉक इस चैनल पर रिपीट हुए हैं तो उसका रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। श्रीराम फाइनेंस, टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड, बिल्कुल ये देखिए 3-3 महीने के चार्ट है। श्रीराम फाइनेंस, टीवीएस मोटर, अशोक लेलैंड, रिलायंस, मारुति। अब ये कुछ मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, और अगर आप देखेंगे मोर और लेस इनमें सब में आपको मैसिव रिटर्न्स दिखेंगे, मार्केट बीटिंग रिटर्न्स दिखेंगे, और ऐसे शेयरों में आपको रहना है। और आप एक और चीज़ नोटिस करेंगे, नॉर्मली ऐसे शेयरों में ही खबरें अच्छी आती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक मार्केट जो है फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म होता है। मार्केट इस चीज़ों को प्राइसिंग करता रहता है, और ये स्टॉक्स उसी तरीके से फिर रीरेट होते रहते हैं।